प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता के लिए प्राण अर्पण करने वाली रानी दुर्गावती के बारे में आपको परिचय कराया गया था। अगर आपने वीडियो को नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रानी ने निश्चय किया था कि वह एक स्त्री होते हुए भी अकबर के किसी अन्यायपूर्ण आदेश को नहीं मानेगी और न ही अपनी स्वाधीनता को सहज में जाने देगी। और अकबर ने प्रयाग के सूबेदार आसफ खां को आदेश दे रखा था कि वह गोंडवाना राज्य का हालचाल लेता रहे और भीतर ही भीतर ऐसी तोड़फोड़ करता रहे कि वह प्रदेश सहज में ही अपने अधिकार में आ जाए। आसफ खां स्वयं ही गोंडवाना के वैभव को देखकर ललचा रहा था कि दिल्ली से सैनिक सहायता मिल जाए तो उसका एक ही बार में सफाया कर दिया जाए। उसने अपने गुप्तचर भेजकर रानी दुर्गावती के कुछ लालची और चरित्रहीन सरदारों को धन और पद का लोभ दिखाकर अपनी ओर फोड़ लिया था। इतनी तैयारी की खबर पाकर अकबर युद्ध का बहाना ढूंढने लगा। उसने सुन रखा था कि गढ़मंडला का पुराना मंत्री आधार सिंह बड़ा योग्य और स्वामी भक्त है और रानी की सफलता में उसका बड़ा हाथ है। बस उसने एक चाल सोची और दूत के हाथ एक पत्र दुर्गावती को भेजा। वह मंत्री आधार सिंह को दिल्ली भेज दे, जहां उससे कुछ शासन संबंधी कार्य कराया जाएगा। अकबर का वास्तविक इरादा यह था कि अगर रानी आधार सिंह को भेजने से इनकार करेगी तो इसी बहाने उस पर चढ़ाई कर दी जाएगी और यदि वह दिल्ली आ गया तो उसे हर तरह का लालच दिखाकर अपनी ओर मिला लिया जाएगा और उसी को आगे करके गोंडवाने पर आक्रमण किया जाएगा, जिससे वहां की प्रजा में फूट पड़ जाए। इस पत्र को पाकर रानी सोच विचार में पड़ गई। वह अपने स्वामी भक्त मंत्री को किसी प्रकार की विपत्ति में फंसने देना नहीं चाहती थी, पर यह भी समझती थी कि यदि वह बादशाह के आदेश को अमान्य कर देगी तो यही उसके लिए एक बहाना मिल जाएगा। अंत में उसने यही निर्णय किया कि जब घटना एक दिन होनी है तो इसी समय क्यों न हो जाए। व्यर्थ में अपने सच्चे हितैषी मंत्री के प्राण संकट में क्यों डाले जाएं। पर आधार सिंह ने स्वयं इस विचार से असहमति प्रकट कर दी। उसने कहा कि अगर मेरे वहां जाने से यह बला टल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। मैं कोई बच्चा या नमक हराम तो हूं नहीं कि मुझे अकबर अपनी तरफ मोड़ लेगा। इसके बजाय दिल्ली जाकर मैं स्वयं उसकी योजना और चालों का पता लगाऊंगा और उनको निष्फल करने का भी प्रयत्न करूंगा। मैं आपके स्वाधीनता प्रेम का जिक्र उसके सामने अच्छी तरह कर दूंगा और समझा दूंगा कि गोंडवाना को जीतना उतना सहज नहीं है जितना उसने समझ रखा है। अगर वह किसी तरह मान जाए तो अच्छा ही है, अन्यथा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण देना तो प्रत्येक स्वाभिमानी पुरुष का कर्तव्य ही है। रानी ने मंत्री को रोकने की बहुत चेष्टा की, पर अंत में उसका दृढ़ आग्रह देखकर वह चुप हो गई। दिल्ली पहुंचने पर आधार सिंह ने वही बात पाई जिसकी आशंका थी। अकबर ने पहले तो उसी को गोंडवाने का शासक अथवा अपना मंत्री बनाने का लालच दिया, पर जब उस पर इसका कोई प्रभाव ना पड़ा तो जेल खाने में बंद कर दिया। इसके बाद उसने आसफ खां को शीघ्र ही गोंडवाना पर चढ़ाई की तैयारी करने का आदेश दिया। यद्यपि इतिहास में अकबर को महान कहा गया है और वास्तव में भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ को मजबूत जमाने वाला वही था। वह बड़ा दूरदर्शी और प्रतिभाशाली शासक था और बिना पढ़ा लिखा होने पर भी उसने वह काम कर दिखाया जो सैकड़ों विद्वानों के लिए भी संभव नहीं था। उसने एक तरफ अपना राज्य चारों तरफ खूब बढ़ाया और दूसरी तरफ प्रजा की रक्षा और सुख सुविधा की वृद्धि करके श्रेष्ठ शासक होने की ख्याति भी प्राप्त की। वह पक्का साम्राज्यवादी था और उत्तर से दक्षिण तक तथा पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण देश को अपने अधिकार में कर लेना चाहता था। इसमें उसे बहुत कुछ सफलता भी मिली, पर फिर भी हम रानी दुर्गावती पर चढ़ाई करने की उसकी कार्यवाही का समर्थन किसी प्रकार से नहीं कर सकते। साम्राज्यवादियों के लिए अकारण भी दूसरे राजाओं पर चढ़ाई करना और उनका राज्य छीन लेना कोई नई बात नहीं है।
सिकंदर महान और चंगेज खां जैसे शासकों ने ही दूर दूर के देशों पर आक्रमण नहीं किया। हमारे भारतीय पुराणों में सैकड़ों चक्रवर्ती नरेशों का उल्लेख है जिन्होंने उस समय तक विदित सभी देशों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली थी। इसका आशय यही निकलता है कि साम्राज्यवाद एक प्रकार का अभिशाप है जो लाखों निर्दोष लोगों का संहार कर डालता है और लाखों का ही घर बार नष्ट करके उन्हें पथ का भिखारी बना देता है। पर अकबर का गोंडवाना पर आक्रमण इस श्रेणी में भी नहीं आता। रानी दुर्गावती से कभी यह आशंका नहीं हो सकती थी कि वह अकबर की सल्तनत पर आक्रमण करेगी या उससे शत्रुता ठानकर किसी प्रकार से हानि पहुंचाने का ही प्रयत्न करेगी। फिर स्त्री पर आक्रमण करना एक प्रकार से कायरता की बात समझी जाती है। दुर्गावती एक ऐसे प्रदेश में पड़ी हुई थी जो अर्ध सभ्य मनुष्यों का निवास स्थान समझा जाता था। दिल्ली आगरा जैसे सभ्यता के केंद्रों से बहुत दूर था। उसका कैसा भी भला या बुरा प्रभाव मुगल साम्राज्य पर नहीं पड़ सकता था, पर इनमें से किसी बात का विचार किए बिना उसने गोंडवाना को रौड़ डालने का निश्चय कर लिया। सच है, धन और राज्य की लालसा मनुष्य को न्याय अन्याय के प्रति अंधा बना देती है। वह यह विचार कर ही नहीं सकता कि इसके लिए मुझे लोग भला कहेंगे या बुरा। लोभ उसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है, उसे सिवाय अपनी लालसा पूर्ति के और कोई बात दिखाई ही नहीं देती। पर इस प्रकार का आचरण और आदर्श मनुष्य को कभी अस्थायी रूप से लाभदायक नहीं हो सकता। उसका दूषित प्रभाव दूर दूर तक पड़ता है और सब किए धरे पर पानी फेर देता है। इस प्रकार के मामलों में प्रायः जैसी करनी वैसी भरने की कहावत ही चरितार्थ होती दिखाई पड़ती है। राज्य के लोभ से ही अकबर के इकलौते बेटे जहांगीर ने विद्रोह किया। जहांगीर के बेटे खुर्रम ने और भी अधिक उत्पात मचाया और औरंगजेब ने तो राज्य पाने के लिए तीनों भाइयों का सिर काटकर बाप को भी 7 वर्ष कैद में रखा। कुछ लोगों ने लिखा है कि अकबर को किसी ने शाप दे दिया था कि तुम्हारे समस्त आगामी वंशज एक दूसरे के शत्रु होंगे, पर हमारी मान्यता तो यही है कि हम स्वयं जैसा आचरण करेंगे वैसे ही संस्कार हमारी आगामी पीढ़ियों के भी बनेंगे। रानी दुर्गावती पर आक्रमण करने का कोई कारण न होते हुए केवल इस भावना से चल दौड़ना कि हमारी शक्ति और साधनों का वह मुकाबला कर ही नहीं सकेगी, तो उसे लूटा मारा क्यों न जाए। उच्चता तथा श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यूँ तो डाकू दल भी अपनी संगठन शक्ति और अस्त्र शस्त्रों के बल पर चाहे जिसको लूटते मारते हैं और अपने को बड़ा बहादुर ख्याल करते हैं, पर कभी किसी डाकू का अंत अच्छा हुआ हो यह आज तक नहीं सुना गया। आधार सिंह को कैद करना भी नीचता का ही कार्य माना जाएगा। एक भिन्न राज्य का व्यक्ति यदि आप पर भरोसा करके आ जाता है तो उसके साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करना श्रेष्ठ पुरुषों का कार्य नहीं है। वह एक प्रकार से दुर्गावती के प्रतिनिधि अथवा दूत की हैसियत से दिल्ली आया था। दूत यदि कोई कठोर बात कह देता है तो भी उसे अवध्य माना जाता है और उसे अपने यहाँ से राजी खुशी घर जाने देना आर्य संस्कृति का एक नियम है। यमन संस्कृति में अवश्य इसके विपरीत आचरण होते देखने में आता है। औरंगजेब ने शिवाजी को बहुत विश्वास दिलाकर बुलाया, पर बाद में अपने यहाँ कैद कर लिया। इसी प्रकार का उदाहरण अकबर ने भी उपस्थित किया, तो इसे उसके लिए कलंक स्वरूप ही कहा जाएगा। श्रेष्ठ व्यक्तियों का अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत आचरण कभी नहीं करना चाहिए। अकबर का आदेश पाकर और यह जानकर कि अब आधार सिंह भी दिल्ली में कैद है, आसफ खान ने चटपट चढ़ाई की तैयारी की और गोंडवाना राज्य में घुस गया। पर मुगल शासक फिर भी इस वीरांगना से सशंक थे और उन्होंने एक साथ 2 मोर्चों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। एक तरफ तो बादशाही फौज मार्ग में पड़ने वाले छोटे राजाओं तथा जागीरदारों आदि को दबाती हुई आगे बढ़ी और दूसरी ओर बहुत से गुप्तचर समस्त रियासत में फैलकर प्रजा में रानी के विरुद्ध प्रचार करें और अकबर की उदारता, दानशीलता, गुण ग्राहकता की प्रशंसा लोगों को सुनाएं। साथ ही कुछ विशेष गुप्तचर को इसलिए भेजा गया कि वे गढ़मंडला के कुछ उच्च अधिकारियों और फौजी अफसरों को धन और पद का लालच देकर उन्हें अपनी ओर मिला लें। दुर्भाग्यवश भारत में ऐसे लोगों की कमी कभी नहीं रही।
सन 1100 में मोहम्मद गौरी के हमले से लेकर सन 1757 तक क्लाइव द्वारा बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के पतन तक जयचंद तथा मिर्जाफर जैसे देशघातक पैदा होते रहे, जिन्होंने भारत भूमि पर आक्रमण करने वालों का प्रतिरोध करने के बजाय उनका सहयोग दिया और देश को दासता के बंधनों में डालने का पाप कमाया। मुगलों को गढ़मंडला में भी ऐसे कई देशद्रोही मिल गए। उनमें से बदन सिंह नाम का सरदार कुछ व्यक्तियों को लेकर अकबर से जा मिला और गढ़मंडला के समस्त सैनिक रहस्य उसने बतला दिए। इससे अकबर वहां के शक्तिशाली और कमजोर पहलुओं को अच्छी तरह समझ गया और उसने अपनी सेना में उन सभी साधनों तथा युद्ध सामग्री की व्यवस्था कर दी जिसकी वहां आवश्यकता पड़ने वाली थी। एक तरफ दिल्ली के साधन संपन्न शासकों की तरफ से गढ़मंडला को ध्वस्त करने की इस तरह की तैयारियां हो रही थीं और दूसरी ओर रानी दुर्गावती अपने पूर्वजों की भूमि की रक्षा के लिए प्राणपण से संलग्न थी। उसे इस बात का बड़ा खेद था कि उसके साथियों में से कुछ घर का भेदिया बनकर शत्रु को आगे बढ़ने में मदद पहुंचा रहे हैं। तो भी वह अपने मार्ग से च्युत नहीं हुई। वह अच्छी तरह जानती थी कि मुगल बादशाह के साधनों की तुलना में गढ़मंडला के साधन अल्प ही हैं। तो भी उसने अपने मन में एक क्षण के लिए भी न तो निराशा आने दी और न कायरता। उसकी दृष्टि अपने कर्तव्य पालन की तरफ थी, फिर परिणाम चाहे जो कुछ निकले। मुगल सेना के आगे बढ़ने का समाचार पाकर रानी ने अपनी सेना को भी पूरी तरह तैयार हो जाने की आज्ञा दे दी। सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई, उनको कारगर हथियार दिए गए। इसके अतिरिक्त वह अपनी प्रजा में भी हर तरह से शत्रु का प्रतिरोध करने का उत्साह उत्पन्न करने लगी। वह स्वयं और उसका पुत्र वीर नारायण, जो अब 16 वर्ष का हो चुका था, चारों तरफ घूमकर सैनिक तैयारियों का निरीक्षण करते और उत्साहपूर्ण वार्तालाप से लोगों के साहस को बढ़ाते। अभी तक समस्त युद्धों में गढ़मंडला की सेना ने जिस प्रकार वीरता दिखाकर विजय प्राप्त की थी, उसकी चर्चा करके इस बार उससे भी अधिक जोर से लड़ने की सैनिकों को प्रेरणा देती। उन्होंने अपने व्यवहार और परिश्रम से लोगों में एक नई चेतना उत्पन्न कर दी, जिससे वे युद्ध भावना से भरकर मरने मारने को उद्यत हो गए। गढ़मंडला की सेना की सबसे बड़ी कमजोरी तोप खाने का अभाव था। मुगल लोग तोप बनाने तथा चलाने में निपुण हो चुके थे और तोपों के जोर से ही अकबर के पितामह बाबर ने दिल्ली के पठान बादशाह इब्राहिम लोदी को हराकर अपनी हुकूमत कायम की थी। चित्तौड़ के प्रसिद्ध किले पर भी तोपों और बंदूकों से विजय प्राप्त की गई थी, पर अभी तक भारतीय राजा इस दिशा में ज्यादा प्रगति नहीं कर सके थे। पर्याप्त संख्या में तोपों का शीघ्र बना सकना संभव भी न था। इसलिए गढ़मंडला की सेना को ज्यादा भरोसा अपने तीर, कमान, तलवार, भाले आदि का ही था। बंदूकों का व्यवहार भी वे करने लगे थे और रानी दुर्गावती तो उससे अचूक निशाना लगाती थी। उनके पास घोड़े और हथियारों की भी काफ़ी संख्या थी और अभी तक इन्हीं के द्वारा गढ़मंडला की सेना कई बार शत्रुओं को हरा चुकी थी। जब शत्रु काफ़ी नज़दीक आ पहुंचा तो रानी दुर्गावती स्वयं घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ी। उस समय हाथ में नंगी तलवार लिए वह साक्षात दानव दलनी दुर्गा की तरह ही दिखाई पड़ रही थी। उसने मुगलों की तोपों को व्यर्थ करने के लिए अपना मोर्चा ऐसे पहाड़ी स्थान में लगाया जहां तोपों के गोले के निशान तक पहुंच ही न सकते थे, बीच में पहाड़ से टकराकर व्यर्थ हो जाते थे। इस प्रकार जब शत्रु की तोपें अपना बहुत सा गोला बारूद व्यर्थ में बर्बाद कर चुकी, तब रानी ने मुगल सेना पर जोरों से हमला किया। उसने अपने सैनिकों में यह भावना भर दी थी कि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं। अपनी मातृभूमि और घरों की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है। जो इस कर्तव्य पालन से पीछे हटता है वह मानव नाम का अधिकारी नहीं और निश्चय कुल कलंक कहे जाने वाले योग्य है। मुगल सेना आतताई है जो बिना कारण लूट मार के लालच से हमारे राज्य में घुस आई है। इसे मारकर खदेड़ देना ही हमारा कर्तव्य है। अपने सैनिकों को इस प्रकार उत्साहित कर रानी ने स्वयं मुगल सेना में घुसकर ऐसी मारकाट मचाई कि उसके छक्के छूट गए। कहाँ तो वे गढ़मंडला के धन को लूट कर ले जाने का स्वप्न देख रहे थे और कहाँ यहाँ प्राणों के ही लाले पड़ गए। हजारों लाशों से पृथ्वी के पड़ जाने से बादशाही सेना में भगदड़ मच गई और आसफ खां अपने कैंप को कई मील पीछे हटा ले गया। रानी की सेना विजय का डंका बजाती हुई अपने कैंप में वापस आ गई। आगे की बातें आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।